चाहे शादी, मजबूरी या प्यार पार्ट 11। घटिया मैं नहीं, घटिया तो तुम हो। कम से कम मैं तुम्हारी तरह दोहरा चेहरा लेकर नहीं जीता। निखिल की बात सुनकर सौम्या के पास कोई जवाब नहीं था। वो चुपचाप खड़ी रह गई, क्योंकि सच चाहे जितना भी कड़वा हो उसे झुठलाया नहीं जा सकता था। लोग ठीक ही कहते हैं, किसी चीज की असली कीमत तब समझ आती है जब वो हमारे हाथों से हमेशा के लिए फिसल चुकी होती है। मुस्कान की आंखों से आखिरकार धोखे का पर्दा हट चुका था। भारी मन और भर्राई आवाज में उसने कहा, अब मुझे बहुत अच्छे से एहसास हो गया है। मैं तुम्हारे प्यार में इतनी अंधी हो गई थी कि अर्णव का सच्चा प्यार दे ही नहीं पाई। तुम्हारे झूठे प्यार ने मेरी आंखों पर धोखे की पट्टी बांध रखी थी। लेकिन अब मुझे समझ आ गया कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत। निखिल ने ठंडी आवाज में कहा, ठीक है, तो जाओ और जो करना है करो, लेकिन मेरे घर से निकल जाओ। मैं तुमसे तंग आ चुका हूँ। मुस्कान ने नफरत भरी नजरों से उसे देखा और बोली, मैं जा रही हूँ, लेकिन आज के बाद गलती से भी मेरे सामने मत आना। मैं तुमसे नफरत करती हूँ और तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहती। इतना कहकर वो तुरंत वहां से निकल गई। सामान लेकर वो घर से बाहर तो आ गई, लेकिन अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर जाए कहाँ। ना वो अर्णव के पास जा सकती थी और ना ही अपने माता पिता के पास, क्योंकि वो खुद अपने कमरे में एक चिट्ठी छोड़कर घर से भागी थी। अब अगर वो वापस लौटती तो शायद कोई उसे माफ नहीं करता। दूसरी तरफ उसके मन को ये सवाल लगातार परेशान कर रहा था कि आखिर अर्णव की शादी किससे हुई है। लेकिन फिलहाल उसके लिए सिर छिपाने की जगह ढूंढना ज्यादा जरूरी था। उसने एक टैक्सी ली और एक होटल के सामने जाकर रुक गई। वहां उसने अपने लिए एक कमरा बुक किया और कमरे में पहुंचते ही अपना सामान एक तरफ फेंक दिया। अगले ही पल पछतावे से उसका दिल भर आया। मैंने ये क्या कर दिया? मैंने तो खुद अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। काश मैंने कल माँ की बात मान ली होती और घर से भागने की गलती ना की होती, तो आज मेरी शादी अर्णव से हो गई होती। मैं उस घर में रानी की तरह रहती। लेकिन निखिल की वजह से आज मैं कहीं की नहीं रही। आखिर मैंने उस घटिया इंसान पर इतना भरोसा कैसे कर लिया? पछतावे की आग में जलती मुस्कान अपनी सोच में डूबी हुई थी कि तभी कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। वो चौंक कर उठी और जाकर दरवाजा खोला। सामने होटल की कुक खाना लेकर खड़ी थी। उसने विनम्रता से कहा, मैम ये खाना सौम्या मैम ने आपके लिए भिजवाया है। इतना कहकर वो खाना टेबल पर रखकर चली गई। मुस्कान बेड पर बैठी खाने को घूरती रही। उसे भूख तो बहुत लगी थी, लेकिन जैसे ही उसने सुना कि खाना सौम्या ने भेजा है, उसके भीतर फिर से जलन और गुस्से की आग भड़क उठी थी। अब तो उसे सौम्या का नाम सुनकर भी चिढ़ होने लगी थी। वो मन ही मन गड़बड़ाई, ये लड़की खुद को समझती क्या है? आखिर क्या सोचकर इसने मुझे खाना भेजा है? क्या ये मुझे जताना चाहती है कि अब वो इस घर की रानी है और मैं नहीं? लेकिन शायद वो भूल रही है कि मुस्कान क्या चीज है। अगर मैंने कुछ ही दिनों में अर्णव और उसके परिवार का दिल दोबारा नहीं जीत लिया तो मेरा नाम भी मुस्कान नहीं। अर्णव एक दिन सौम्या को तलाक देकर मुझसे शादी जरूर करेगा और फिर उसे उस घर से बाहर जाना पड़ेगा। उसके दिल में सौम्या के लिए जहर भर चुका था, जबकि सच्चाई ये थी कि जो कुछ हुआ था उसमें सौम्या की कोई गलती नहीं थी। लेकिन फिर भी जब भी मुस्कान अर्णव को सौम्या के साथ देखती या उनके बारे में सोचती, उसके भीतर ईर्ष्या और गुस्सा भड़क उठता। उसे लगता था कि उसकी जगह सौम्या नहीं बल्कि वो खुद होनी चाहिए थी। बचपन से ही वो अपनी चीजों पर सिर्फ अपना हक समझती थी। जब कभी उसके पिता उसकी कोई चीज कुछ देर के लिए सौम्या को दे देते थे, तब भी उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। उसे ये तक पसंद नहीं था कि कोई उसकी चीज को छुए, और अब तो उसे ऐसा लग रहा था कि सौम्या ने उसका होने वाला पति ही उससे छीन लिया है। दूसरी तरफ सौम्या दिन भर का काम खत्म करके अभी अभी अपने कमरे में पहुंची थी कि तभी उसका फोन बज उठा। उसने स्क्रीन पर नजर डाली तो नेहा का कॉल था। चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने तुरंत फोन रिसीव किया। हेलो नेहा, कैसी हो? और बताओ कल रात तुम्हारी डिनर डेट कैसी रही? नेहा की खुशी उसकी आवाज से साफ झलक रही थी। उसने उत्साह से कहा, बहुत शानदार। मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ, और उसके लिए मुझे तुम्हें बहुत सारा धन्यवाद भी कहना है। सौम्या हैरानी से बोली, धन्यवाद? लेकिन किस बात का? नेहा हंसते बोली, क्योंकि तुम और अर्णव ने समझाया। नेहा की आवाज फोन पर खुशी से भरी हुई थी। तुमने इतने समय तक राज को संभाला, मुझे समझाया कि क्या सही है और क्या गलत, और शायद उसी वजह से आज मैं और राज साथ है और अपनी जिंदगी में खुश है। सौम्या हल्का सा मुस्कुराई और बोली, बस बस अब इतना धन्यवाद मत दो। तुम्हें पता नहीं है क्या, दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। दोनों सहेलियां हंस पड़ी। तभी अचानक नेहा को कुछ याद आया और वो उत्साहित होकर बोली, अरे मेरी बात छोड़ो, ये बताओ कि तुमने अर्णव को प्रपोज किया या नहीं? क्या हुआ? उन्होंने हाँ कहा ना? तुमने अपने दिल की सारी बातें उन्हें बता दी ना? कुछ छिपाया तो नहीं? और उन्होंने गुस्सा तो नहीं किया? जल्दी बताओ, तुमने उन्हें कैसे प्रपोज किया? नेहा के लगातार सवाल सुनकर सौम्या कुछ पल के लिए खामोश हो गई। फिर खुद को संभालते बोली, शांत हो जाओ, एक साथ कितने सवाल पूछती हो तुम? और नहीं, जैसा तुम सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैंने अर्णव को प्रपोज नहीं किया। नेहा हैरान रह गई, क्या? क्यों? मैंने तो कहा था ना कि बिना डरे अपने दिल की बात कह देना, फिर भी तुमने नहीं बताया।
सौम्या ने गहरी सांस ली और धीमी आवाज में बोली, बात डरने की नहीं है नेहा, बस इस समय जिंदगी बहुत उलझ चुकी है और मुझे नहीं पता कि इसका अंत क्या होगा। अर्णव पहले से ही बहुत परेशान है और मैं उनकी परेशानी और नहीं बढ़ाना चाहती। इसीलिए मैंने अपने दिल की बात उनसे नहीं कही। नेहा की चिंता बढ़ गई। परेशानी? कैसी परेशानी? वहां सब ठीक तो है ना? ये सुनते ही सौम्या की आंखें भर आई, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। नहीं, यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। इसके बाद उसने नेहा को पिछले दिनों की सारी घटनाएं विस्तार से बता दी। उसने मुस्कान के बारे में बताया, उसकी अचानक लौट आने की बात बताई और ये भी बताया कि अर्णव मुस्कान को लेकर कितने परेशान हैं। इतना ही नहीं, सौम्या ने अपनी सबसे बड़ी चिंता भी नेहा के सामने रख दी। उसे लगने लगा था कि शायद अर्णव आज भी मुस्कान से ही प्यार करते हैं। नेहा उसकी बातें सुनकर पूरी तरह हैरान रह गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतनी बड़ी घटनाएं हो चुकी है। उसे सौम्या के लिए बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन इस समय वो दूर बैठकर कुछ कर भी नहीं सकती थी। उसने सिर्फ अपनी दोस्त को हिम्मत दी, उसे मजबूत बने रहने के लिए कहा और भरोसा दिलाया कि सब ठीक हो जाएगा। कुछ देर तक दोनों सहेलियां बातें करती रही, फिर फोन कट गया। नेहा से बात करके सौम्या का मन भी काफी हल्का हो गया था। सच ही कहा जाता है कि जिंदगी की कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना हो, अगर कुछ समय किसी सच्चे दोस्त के साथ हंस बोल लिया जाए तो मन का बोझ काफी कम हो जाता है। एक सच्चे दोस्त की जगह कोई नहीं ले सकता, कभी कभी अपना परिवार भी नहीं। इसी तरह एक हफ्ता गुजर गया। डॉक्टर ने मुस्कान को ज्यादा चलने फिरने से मना किया था, इसलिए वो ज्यादातर अपने कमरे में ही रहती थी। सौम्या समय पर उसके लिए खाना भिजवाती थी और कई बार खुद जाकर उसका हालचाल भी पूछ लेती थी। मुस्कान भले ही सौम्या को पसंद नहीं करती थी, लेकिन सौम्या के दिल में उसके लिए कभी कोई गलत भावना नहीं थी। वो हमेशा उसे अपनी बहन की तरह मानती आई थी और उसका भला ही चाहती थी। दूसरी तरफ अर्णव कोशिश करते थे कि मुस्कान के कमरे के आसपास भी कम जाए, लेकिन मुस्कान हर रोज किसी न किसी बहाने उन्हें फोन करके अपने कमरे में बुला लेती और काफी देर तक अपने पास बिठाए रखती। कई बार सौम्या ने अर्णव को मुस्कान के कमरे से बाहर निकलते हुए देखा। हर बार उसके दिल को चोट पहुंचती, लेकिन वो खुद को मजबूत बनाए रखती। उसने मन ही मन फैसला कर लिया था कि अगर अर्णव की खुशी मुस्कान के साथ है तो वो कभी उनके बीच दोबारा दीवार बनकर नहीं खड़ी होगी। जरूरत पड़ी तो वो खुद ही उनकी जिंदगी से दूर हो जाएगी, क्योंकि उसके लिए सबसे ज्यादा मायने अर्णव की खुशी रखती थी। उधर मुस्कान की चोट अब काफी हद तक ठीक हो चुकी थी और बिना किसी के सहारे थोड़ा थोड़ा चलने लगी थी। हालांकि अर्णव ने उसकी देखभाल के लिए 24 घंटे एक नर्स रखी हुई थी, लेकिन मुस्कान को कमरे में अकेले रहना ज्यादा पसंद नहीं था। वो ज्यादातर समय बिस्तर पर लेटी रहती थी, कभी अपनी माँ से बातें करती और कभी भविष्य की योजनाएं बनाती रहती। वही अर्णव और सौम्या की जिंदगी भी धीरे धीरे एक नए मोड़ की तरफ बढ़ रही थी। साथ साथ अविनाश जी ने भी बहुत कोशिश करी मनीष जी से कांटेक्ट करने की, ताकि उन्हें पता चले कि वो कब वापस आ रहे हैं। लेकिन हर बार कविता जी ही फोन उठाती और कोई ना कोई बहाना करके मनीष जी से बात करने की बात टाल देती थी। अबराज और नेहा की शादी का दिन भी नजदीक आ रहा था। सारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थी। 2 हफ्ते बाद सारी रस्में शुरू होने वाली थी और उसके लिए अभी से तैयारियां जोरों पर थी। शादी के अरेंजमेंट्स का कॉन्ट्रैक्ट अभी भी तपन के पास ही था। वो भी कोई ना कोई बहाना करके सौम्या के आसपास मंडराता रहता था। अर्णव ने कई मर्तबा उसकी हरकतों को ताड़ा भी, लेकिन उसने सौम्या का दोस्त समझकर उसकी इन हरकतों को नजरअंदाज कर दिया। सौम्या तपन से उतनी ज्यादा बातचीत नहीं करती थी, लेकिन तपन कोई ना कोई बहाना ढूंढकर उसके पास आ ही जाता था। एक दिन ऐसे ही मुस्कान अपने कमरे में बैठी बैठी पूरी तरह उब गई थी, तो उसने सोचा कि थोड़ा बाहर घूम कर आया जाए। वो कुछ बेहतर लिबास पहनकर कमरे से बाहर आती है और नीचे की तरफ जाती है। वहां चारों तरफ अपनी नजरें दौड़ाकर देखती है। राज और नेहा की शादी की तैयारियां पूरे दल बल और जोरों शोरों से चल रही थी। तभी वो रास्ते में अचानक तपन से टकरा जाती है। पहले तो वो उसकी तरफ बिना देखे उस पर बरस पड़ती है और चिल्लाने लगती है कि अंधे हो क्या, देख कर नहीं चल सकते। ऐसा सुनकर तपन भी थोड़े तल्ख लहजे और गुस्से से बोलता है कि आप भी तो देखकर चल सकती थी ना। लेकिन जैसे ही दोनों एक दूसरे को देखते हैं, दोनों के होश उड़ जाते हैं और वे पूरी तरह चौंक जाते हैं। तपन हैरान होकर कहता है कि मुस्कान, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है। तुम सौम्या की बहन हो ना? मुस्कान कहती है कि हाँ, पर तुम्हें कैसे पता? एक मिनट, क्या तुम तपन हो? तुम हमारे कॉलेज में थे ना, राइट? तपन जवाब देता है कि हाँ, बिल्कुल सही पहचाना। काफी अरसे बाद मिली हो, पर तुम यहाँ कैसे? ओह हाँ, मिस्टर राज की शादी के लिए आई होगी ना, सौम्या ने इनवाइट किया होगा। मुस्कान तिनक कर कहती है, एक्सक्यूज मी, वो मुझे क्यों इनवाइट करेगी और मैं उसके बुलाने पर भला क्यों आऊंगी? तपन पलट कर पूछता है कि तो फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुस्कान को इस बात पर बेहद गुस्सा आ गया था, पर उसने तपन को कोई जवाब देना मुनासिब नहीं समझा और मुंह फेर कर वहां से दफा हो गई। तपन को मुस्कान की इस रूखा बर्ताव पर बहुत गुस्सा आया, पर उसे थोड़ा अजीब भी लगा कि मुस्कान आखिर ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है। खैर, उसने इस बारे में ज्यादा सोचना जरूरी नहीं समझा और अपने काम में मसरूफ हो गया। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, अर्णव की कसमकस और कंफ्यूजन और भी गहराता जा रहा था।
मुस्कान उसके करीब आने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी और वो चाहकर भी मुस्कान को दरकिनार नहीं कर पा रहा था। पर कहीं न उसके दिलो-दिमाग में बार-बार सौम्या का ही ख़्याल कौंध रहा था। उसे सौम्या की आँखों में एक गहरा दर्द नज़र आ रहा था, पर क्यों? बस एक यही तो पहेली थी, जो वो समझ नहीं पा रहा था और सौम्या ने भी अपने मन में पूरी तरह ठान लिया था कि अर्णव को कुछ भी नहीं बताना है। वो उसे और ज़्यादा मुश्किलात में नहीं डालना चाहती थी। सौम्या भी अंदर ही अंदर खुद को अर्णव के फैसले के लिए तैयार कर रही थी, क्योंकि भले ही कोई इस मौजू पर बात नहीं कर रहा हो, पर सब लोग इस हकीकत को बहुत अच्छे से जानते थे। ये एक बहुत बड़ी और पेचीदा समस्या है। अर्णव को मुस्कान या सौम्या में से किसी एक को चुनना ही पड़ेगा और ये बेहद अहम और निर्णायक फैसला है। आखिरकार राधा जी अपने मन में कुछ पक्का इरादा करके मुस्कान के कमरे की तरफ कदम बढ़ाती है। मुस्कान उस वक्त बेड पर बैठी हुई टीवी देख रही थी। राधाजी को अचानक अंदर आया हुआ देखकर वो फौरन संभल कर और तमीज से बैठने की कोशिश करने लगती है। राधाजी उससे पूछती है कि क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? मुस्कान मुस्कान तपाक से कहती है, अरे हाँ हाँ माँ, ये भी कोई पूछने की बात है, आइए ना अंदर। पर आज मुस्कान का इस तरह माँ पुकारना राधाजी के दिल को बिल्कुल भी गवारा नहीं गुजरा, क्योंकि वो इस हक को खो चुकी थी। पर उन्होंने इस बात को नजरअंदाज किया और मुस्कान के पास जाकर बैठ गई। राधा जी ने पूछा कि अब तुम्हारी चोट का क्या हाल है? डॉक्टर ने कहा है कि काफी अच्छा सुधार और रिजल्ट आ रहा है। मुस्कान ने जवाब दिया कि हाँ माँ, अब काफी बेहतर महसूस हो रहा है और पहले के जितना दर्द भी नहीं है। राधा जी कहती है, ये तो बेहद अच्छी बात है। राधा जी असल में मुस्कान से कोई गंभीर बात करने आई थी, लेकिन वो अंदर ही अंदर बेहद हिचकिचा रही थी। मुस्कान को उन्हें इस तरह असमंजस में देखकर फौरन शक होता है कि यकीनन आज ये कुछ गंभीर बात करने आई है, लेकिन वो फिर भी अत्यंत शालीनता और प्यार से कहती है, क्या हुआ माँ, अब कुछ परेशान लग रही हो? अगर कोई परेशानी है तो मुझे बताओ ना। दादाजी ने गंभीर होते हुए कहा, देखो बेटा, तुम तो बखूबी जानती ही हो कि मैंने तुम्हें हमेशा अपनी बेटी की तरह ही माना था। तो बस उसी नाते से आज तुमसे एक जरूरी बात करना चाहती हूँ। मुस्कान ने कहा, हाँ कहिए। राधाजी ने सीधे शब्दों में पूछा, क्या हमारे इस घर में रुकना सच में तुम्हारी कोई मजबूरी है, या फिर तुम सिर्फ अर्णव के करीब आने की पुरजोर कोशिश कर रही हो? मुस्कान ने अनजान बनते हुए कहा कि आप ये क्या कह रही हैं माँ, मैं कुछ समझ ही नहीं। राधाजी ने कड़े लहजे में कहा कि तुम बहुत अच्छे से समझ रही हो कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मैं तुमसे गुजारिश कर रही हूँ बेटा, प्लीज अर्णव और सौम्या के दरमियान मत आओ। वे दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश है। प्लीज उनकी खुशियों को इस तरह नजर मत लगाओ। यहाँ घर पर सब जानते हैं तुम्हारे और अर्णव के अतीत के रिश्ते के बारे में, लेकिन अर्णव की शादी अब सौम्या के साथ मुकम्मल हो चुकी है और ऐसे नाजुक वक्त में तुम्हारा इस घर में रहना और अर्णव के आसपास मंडराना उन दोनों के रिश्ते के मुस्तकबिल के लिए कतई ठीक नहीं है। मैं तुमसे ये नहीं कह रही कि तुम यहाँ रह नहीं सकती, लेकिन तुम खुद भी बेहद समझदार हो, सब कुछ समझती हो, तो प्लीज उनकी मशरूफ जिंदगी और खुशी के बारे में सोचो। राधा जी की ये दो टूक बात सुनकर मुस्कान काफी देर तक पूरी तरह खामोश रही, लेकिन फिर उसने बेहद संजीदगी से कहा कि लेकिन अगर अर्णव की असली खुशी मेरे ही साथ जुड़ी हो तो? दादाजी ने हैरान होकर कहा कि क्या क्या कहा तुमने? मुस्कान मुस्कान ने नजरें मिलाकर कहा कि मैंने कहा कि अगर अर्णव की खुशी मेरे साथ हो तो आप भी अच्छी तरह जानती है और मैं भी जानती हूँ कि अर्णव ने सिर्फ और सिर्फ मुझसे बेपनाह मोहब्बत की है और मुझे पूरा यकीन है कि वो आज भी मुझे उतना ही शिद्दत से चाहता है। माना कि अतीत में मैंने उसे धोखा दिया, लेकिन वैसा कदम उठाना मेरी सख्त मजबूरी थी, उसमें मेरी कोई खता नहीं है। ये बात आप भी जानती है और आप तो उसकी सगी माँ है, आप तो उसका हर दुख दर्द बहुत करीब से समझती होंगी ना। आपने तो खुद देखा होगा कि मेरे जाने के बाद अर्नब किस कदर तड़पता था। तो अब जब मैं वापस लौट आई हूँ तो आप ऐसे? दादाजी ने उसकी बात बीच में ही काटते हुए गुस्से में कहा कि बस करो मुस्कान, कुछ भी फिजूल बोले जा रही हो। देखो, जैसा तुम ख्वाब बुन रही हो वैसा हकीकत में बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि अब इस घर की इज्जत बहू और अर्णव की जायज पत्नी सिर्फ और सिर्फ सौम्या है। तो तुम जो कह रही हो उस बारे में सोचना अभी से छोड़ दो। मुस्कान ने पलटवार करते हुए कहा कि फिर अर्णव तो उसे दिल से अपनी पत्नी मानता ही नहीं है। उन दोनों के बीच तो कोई आत्मिक रिश्ता है ही नहीं। वे दोनों महज मजबूरी के धागे में बंधे हैं एक दूसरे से। मुझे सब अच्छी तरह मालूम है कि किन बदतर हालातों में उन दोनों की शादी हुई है। ऐसा रिश्ता आखिर किस काम का, जहाँ कोई एहसास और भावना ही ना हो? और अगर ऐसा बेजान रिश्ता टूट भी गया तो किसे फर्क पड़ेगा? राधा जी ने पूरे स्वाभिमान से जवाब दिया कि हमें फर्क पड़ेगा, हमारे पूरे खानदान को फर्क पड़ेगा, और हाँ, अर्णव को ही सबसे ज्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि शायद दुनिया को लगता है कि सौम्या और अर्णव का रिश्ता मजबूरी का सौदा है, लेकिन मैंने अपने बेटे की आंखों में तब्दीली देखी है। तुम्हारे जाने के बाद उसकी खुशियां तो जैसी पूरी तरह दम तोड़ चुकी थी, लेकिन सौम्या ने उसकी बेरंग जिंदगी में फिर से जान फूकी है, मेरे बच्चे को बिखरने और टूटने से बचाया है, और सौम्या मेरी भी सगी बच्ची जैसी है। मैं उसका
बसता हुआ घर परिवार किसी भी कीमत पर उजड़ने नहीं दूंगी। मुझे गुमान था कि तुम मेरी बात की नज़ाकत को समझोगी, लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा है कि तुम्हें कुछ भी समझाना पूरी तरह बेमाने है। पर हाँ, मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो, जिस नापाक इरादे से तुम इस चौखट पर आई हो ना, तुम उसमें कभी भी कामयाब नहीं होने वाली। तो जितना जल्दी मुमकिन हो उसके उतना जल्दी तुम वापस अपने घर लौट जाओ, वही तुम्हारे हक में सबसे बेहतर होगा। राधा जी इतना सख्त लहजे में बोलकर अत्यधिक गुस्से में वहां से पैर पटकती हुई चली जाती है। वो चाहती तो अभी फौरन जाकर अर्नव से सब सच कह सकती थी, और वो बखूबी जानती थी कि अर्नव उनकी बात कभी भी नहीं टालेगा। लेकिन इस बार वो ये बड़ा फैसला पूरी तरह अर्नव के विवेक पर ही छोड़ना चाहती थी। वो अर्नव को खुद ही समझाना चाहती थी कि क्या सही है और क्या गलत, ताकि अर्नव खुद मुस्कान की फितरत और सच्चाई को जानकर खुद अपनी जिंदगी का अंतिम फैसला करे लेकर उसके लिए कौन सही है, मुस्कान या सौम्या। लेकिन उनकी कड़वी बातों का मुस्कान के ऊपर रत्ती भर भी कोई असर नहीं हुआ। वो बस मन ही मन तरह तरह के नए प्लान और साजिशें बनने लगी अर्णव के करीब जाने की और सौम्या को इस घर से दूर खदेड़ने की। घर में ज्यादातर कोई भी शख्स उसे सीधी जुबान में बात तक नहीं करता था, क्योंकि सबको उसकी फितरत और इरादे ठीक नहीं लग रहे थे। लेकिन सौम्या मुस्कान की इन ओछी हरकतों को साफ देखकर भी लगातार अनदेखा कर रही थी, और अर्णव वो तो अपनी जिंदगी की मशगूल मुश्किलों में इस कदर उलझा था कि वो इन सब बातों को ठीक से भांप भी नहीं रहा था। अविनाश जी और राधा जी भी अब बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। उन्हें अब सौम्या और अर्णव दोनों के मुस्तकबिल की बहुत फिक्र होने लगी थी। अविनाश जी मनीष जी से कांटेक्ट करने की जी तोड़ कोशिश करते थे, लेकिन हर बार कोई फायदा नहीं होता। मुस्कान की बेमौजूदगी की वजह से घर का माहौल कुछ ठीक नहीं था, लेकिन उसकी वजह से कोई भी राज और नेहा की शादी का जश्न खराब नहीं करना चाहता था। इसीलिए सब कुछ भुलाकर पूरा परिवार राज और नेहा की शादी की तैयारियों में पूरी शिद्दत से जुट गया था। शादी के कपड़ों की भव्य शॉपिंग भी मुकम्मल हो गई थी, और बहुत ही जल्द सारी मांगलिक रस्में भी शुरू होने वाली थी। राज और नेहा तो बेहद खुश थे, और उन्हें इतना मसरूर देखकर सौम्या और अर्णव भी उन दोनों के लिए दिल से बहुत ज्यादा खुश थे। लेकिन एक दिन अचानक राज पूरे परिवार को अपने साथ लेकर नेहा के आसियाने पर जाता है। नेहा और उसका परिवार शादी की मसरूफियत की वजह से अभी मुंबई में ही डेरा डाले हुए थे। राज सबको लेकर वहां धमकता है। सबने उससे रास्ते भर बहुत पूछा कि इस बेवक्त उनके यहाँ क्यों जाना है और क्या जरूरत है, लेकिन राज सस्पेंस बनाए हुए कुछ बता ही नहीं रहा था। वे सब वहां पहुंच गए और राज ने दरवाजे की बेल बजाई। नेहा और उसके परिवार के सभी लोग इस वक्त हॉल में ही एक साथ बैठे हुए थे। नेहा दरवाजा खोलकर देखती है और ऐन सामने राज के साथ पूरे कुंबे को देखकर पूरी तरह चौंक जाती है। उसे पहले तो बेतहाशा खुशी होती है, लेकिन फिर वो गहरी टेंशन में आ जाती है कि क्या हुआ राज, आप सब इस वक्त अचानक से यहाँ कैसे, क्या कोई परेशानी या अनहोनी की बात है। राज हौसले से मुस्कुराता है और नाम में सिर हिलाता है। तब जाकर नेहा की जान में जान आती है और उसे चैन मिलता है। सब लोग अंदर दाखिल होने वाले होते हैं, लेकिन राज उन्हें चौखट पर ही रोक लेता है कि अरे आप सब अंदर कहाँ जा रहे हो, हम यहाँ इन्हें महज मिलने नहीं बल्कि अपने साथ लेने आए हैं, क्योंकि ये भी हमारे साथ चल रहे हैं। मुझे आप सबको एक बहुत ज़रूरी और नायाब चीज़ दिखानी है। सुभाष जी ने अचरज से कहा, कि अरे बेटा, ऐसे अचानक से कहाँ ले जा रहे हो तुम? हम सबको कोई फ़िक्र या टेंशन वाली बात है क्या? राज ने अदब से कहा कि नहीं सर, टेंशन वाली बिल्कुल बात नहीं है। बस बेहद ज़रूरी है। आप सब चलिए प्लीज़। सुभाष जी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, पर मैं एक ही शर्त पर चलूँगा। कैसी शर्त? सब एक साथ चौंक कर बोल पड़ते हैं। तो सुभाष जी मुस्कुराते हुए राज के कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं कि शर्त ये है कि अब से तुम मुझे सर नहीं बल्कि पापा कहकर बुलाओगे। उनकी ये आत्मीय बात सुनकर राज भावुक होकर मुस्कुराता है और उनके गले लग जाता है, जिससे वहां मौजूद सबके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान बिखर जाती है। और फिर वो जल्दी से सबको गाड़ियों में बिठाता है और अपने साथ रवाना कर देता है। अभी ये राज आखिर क्या नया कारनामा करने की सोच रहा है? खैर, उसने तो साफ कह दिया है कि कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन जिस तल्ख अंदाज में मुस्कान ने राधा जी से आमना सामना किया है, उसने राधा जी की फिक्र और टेंशन को दुगना बढ़ा दिया था। राधा जी अब मुस्कान की नापाक इरादों को बहुत अच्छे से ताड़ गई थी, पर उन्हें मुस्कान की कुछ कुछ बातें कड़वी सच्चाई भी लगी कि अर्णव और सौम्या के बीच सचमुच पति पत्नी का कोई वास्तविक रिश्ता पनप ही नहीं पाया। वो खुद भी कतई ये नहीं चाहती थी कि उनका इकलौता बेटा पूरी जिंदगी एक बेजान और मजबूरी के रिश्ते की बेड़ियों में बंधा रहे। फैसला बेहद पेचीदा और मुश्किल था, और सबसे बड़ी बात कि सब लोग अभी भी मुस्कान के एक बहुत बड़े और खौफनाक सच से पूरी तरह अनजान थे। ऐसे में अर्णव आखिर सही फैसला कैसे ले पाएगा? राज सबको गाड़ियों में लेकर एक बेहद आलीशान और बड़े से घर के सामने आकर ब्रेक लगाता है। वो घर बहुत ज्यादा विशाल भी नहीं था, लेकिन उसकी बनावट और दिखावट किसी शानदार बंगले से कमतर नहीं थी। जब सब लोग कौतूहलस दरवाजे के पास जाकर खड़े होते हैं,
तो राज नेहा का हाथ थामकर उसे सबसे आगे लेकर आता है। उस पूरे आज़ाने को खूबसूरत फूलों से मुकम्मल सजाया हुआ था और साथ ही मुख्य दरवाजे के आगे एक चटक सुर्ख रेड कलर का रिबन बंधा था। राज वहां से एक स्टाफ कर्मी के पास जाता है और एक चमचमाती कैंची लेकर आता है। फिर उसे बड़े चाव से नेहा के नाजुक हाथों में थमा देता है। वहां खड़े किसी भी शख्स को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये माजरा क्या है, ये क्या हो रहा है। नेहा हैरान होकर पूछती है कि ये सब क्या है राज, ये किसका घर है। अविनाशी भी अपनी उत्सुकता दबा नहीं पाते और कहते हैं कि हाँ बेटा, ये कहाँ ले आए हो तुम हम सबको। वहां मौजूद हर एक शख्स पूरी तरह कसमकस और कंफ्यूज था, सिवाय अर्नव के, क्योंकि वो तो इस पूरे वाक्य से पहले ही वाकिफ था। सौम्या जब अर्नव को इस तरह मंद मंद मुस्कुराते हुए देखती है तो वो फौरन भाप जाती है कि अर्नव को यकीनन मालूम है कि ये क्या माजरा चल रहा है। वो धीरे से उसके करीब आकर फुसफुसाती है कि आप जानते हैं ना कि राज हम सबको यहाँ किस मकसद से लेकर आया है। उन्होंने बेहद खामोशी से हाँ में सिर हिला दिया। सौम्या फिर लाड से कहती है कि तो फिर बताइए ना, मुझे भी जानने की बड़ी बेताबी है। अर्णव उसका हाथ सहलाते हुए कहता है, थोड़ा सब्र करो सौम्या, बस कुछ ही पलों में सब कुछ अपने आप ही साफ हो जाएगा। जब राज ने काफी देर तक अपनी जुबान नहीं खोली तो नेहा ने झुझलाकर फिर से वही सवाल दोहराया कि तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो, आखिर हम कहाँ खड़े हैं और ये किसका आशियाना है, कुछ तो बताओ। राज मुस्कुराते हुए कहता है कि ओफो नेहा, तुम भी कितने सवाल दागती हो। अब इन सब सवालों के जवाब के सिलसिले को छोड़ो और ये कैंची थामो और जल्दी से अपने इस नए घर में गृह प्रवेश की रस्म मुकम्मल करो। राज की मुंह से ये बात सुनते ही वहां मौजूद सब लोग हक्के बक्के रह जाते हैं। नेहा खुद इस कदर हैरान होती है कि वो तुरंत 2 कदम पीछे हट जाती है और अचरज से पूछती है कि ये सब तुम क्या कह रहे हो राज। राज उसकी आंखों में आंखें डालकर पूरी शिद्दत से कहता है कि मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ नेहा, ये तुम्हारा अपना घर है जिसे मैंने दिन रात एक करके बहुत मेहनत और मेहनत से सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए बनवाया है। ये मेरी अपनी गाढ़े पसीने की कमाई है और इसे मुकम्मल करने में मैंने अपनी पूरी जान झोंक दी है। नेहा के कुछ बोलने से पहले ही राधा जी बीच में आशंका जताते हुए कहती है कि पर ये तू क्या कह रहा है राज, क्या शादी के बंधन में बनने के बाद तुम और नेहा हमसे जुदा रहने वाले हो, क्या तुम हमारे साथ इस बड़े परिवार में नहीं रहोगे। राज चकपकाकर कहता है कि बड़ी माँ, वो असल में राज की हिचकिचाहट देखकर अर्ना तुरंत आगे आता है और बात संभालते हुए कहता है, अरे रुक जाइए आप सब और मेहरबानी करके पूरी बात ध्यान से सुनिए। जब सुभाष अंकल ने अतीत में राज को नेहा से दूर रहने की सख्त हिदायत दी थी तब उन्होंने एक तंज ये भी कसा था कि राज के पास अपना खुद का कोई घर नहीं है, उसका समाज में कोई ठिकाना और वजूद नहीं है। ये बात राज के गैरतमंद दिल में एक तीखे कांटे की तरह चुभ गई थी। वो दिन रात बस इसी एक बात को लेकर खून के आंसू रोता और मेहनत करता रहता था और आखिरकार अपनी अटूट लगन के बल पर उसने ये अपना खुद का घर खड़ा कर लिया, अपनी मेहनत के पैसों से, खुद के दम पर। वो उस वक्त ये भी नहीं जानता था कि किस्मत उसे दोबारा कभी नेहा से मिलाएगी भी या नहीं, लेकिन फिर भी उसके दिल में नेहा के लिए बेपनाह मोहब्बत है, इसीलिए उसने ये घर बनवाया था। तो आज जब खुद खुदा ने इन दोनों प्रेमियों को मिला दिया है तो राज की दिली तमन्ना है कि इस घर का उद्घाटन और पूजा नेहा के ही शुभ हाथों से मुकम्मल हो। अडब की जज्बाती बात सुनकर पूरा परिवार हैरान होने के साथ साथ गर्व और बेतहाशा खुशी से झूम उठता है। राज के लिए इतनी छोटी सी उम्र में इतना आलीशान घर बनवा लेना, वो भी बिना किसी बाहरी मदद या सहारे के, अपने आप में बहुत बड़ी मिसाल थी। आज उसने समाज के सामने खुद को पूरी तरह साबित कर दिया था। ये देखकर सुभाजी की आंखें पूरी तरह नम हो जाती है, उनका आत्मसम्मान जाग उठता है। वो आगे बढ़कर राज के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और रूंधे गले से कहते हैं कि तुम सच में बहुत ही खुददार और मेहनती इंसान हो बेटा। मुझे वैसे भी तुम पर पूरा यकीन हो गया था कि तुम मेरी लाडली बेटी को हमेशा पलकों पर बिठाकर खुश रखोगे, पर आज इस मुकाम पर आकर मुझे अपनी बेटी के इस बेहतरीन चुनाव पर बेहद फख्र हो रहा है। मैं एक बार फिर से तुमसे अपने पुरानी बर्ताव के लिए तहे दिल से माफी मांगना चाहता हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। राज, मैंने तुम्हारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाकर बहुत गलत किया था। राज घबराकर उनके हाथ पकड़ लेता है और अदब से कहता है कि अरे नहीं नहीं, आप ऐसे बुजुर्ग होकर मुझसे माफी मत मांगिए। अंकल, आप नेहा का हाथ मेरे हाथों में सौंपने के लिए राजी हो गए, यही मेरे नसीब की सबसे बड़ी बात है। थैंक यू सो मच मुझ पर दोबारा भरोसा जताने के लिए। वहां मौजूद हर शख्स राज की इस शानदार कामयाबी को देखकर फूला नहीं समा रहा था। एक बार फिर से राज पूरे चाव के साथ नेहा की तरफ कैंची बढ़ाता है, लेकिन नेहा इस बार भी साफ तौर पर इनकार कर देती है और कड़े शब्दों में कहती है कि मैं ये रस्म नहीं करूंगी राज, मुझे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ये सब नहीं करना है। सबने साफ तौर पर नोटिस किया कि नेहा के चेहरे पर खुशी की एक लकीर तक नहीं थी। वो इस बात से बिल्कुल नाखुश लग रही थी। राज भी उसे इस कदर मायूस और खफा देखकर गहरी चिंता में डूब जाता है और पूछता है कि क्या हुआ नेहा, क्या तुम्हें ये घर जरा भी पसंद नहीं आया?
नेहा ने भावुक होकर कहा कि पर राज, मुझे इसे पसंद क्यों करना है? मुझे इस आलीशान घर में अकेले जुदा होकर नहीं रहना। मैं नहीं रह सकती। सौम्या बीच में कदम बढ़ाते हुए पूछती है कि आखिर क्या बात है नेहा? जो भी बात है खुलकर साफ-साफ बताओ ना। नेहा ने आंखों में आंसू भरकर सबके सामने अपनी बात रखी कि दीदी, बात सिर्फ इतनी सी है कि मैं इस नए घर में अर्णव और आप सबसे अलग होकर नहीं रहना चाहती। हाँ, मैं इस हकीकत को बखूबी समझती हूँ कि राज ने इसे अपनी रात-दिन की मेहनत से सिर्फ मेरे लिए ही बनवाई है और संवारा है। राज के नए घर में पूजा का माहौल था, हर तरफ खुशियां ही खुशियां थी। नेहा अपने चेहरे पर मासूमियत लिए राज से कहती है, मुझे शादी के बाद भी कपूर मेंशन में ही रहना है, हमारे उस घर में जहाँ सब लोग एक साथ रहते हैं। यहाँ इस तरह अकेले नहीं रहना चाहती। राज तो ऑफिस चला जाएगा, फिर मैं पूरे दिन घर पर अकेली क्या करूंगी? नहीं राज, मुझे कपूर मेंशन में ही रहना है। नेहा बच्ची जैसी मासूमियत से अपनी बात कहती है। उसकी बातें सुनकर राज ध्यान से उसे देखता है और अचानक हंसने लगता है। वहां मौजूद किसी को भी समझ नहीं आता कि राज ऐसे क्यों हंस रहा है। फिर राज प्यार से नेहा को समझाते हुए कहता है, अरे पागल, तुम्हें किसने कहा कि हम शादी के बाद यहीं रहेंगे? अगर तुम्हारी इच्छा हो तो हम जरूर यहाँ रह सकते हैं, लेकिन सच कहूँ तो मैं भी अपने परिवार को छोड़कर यहाँ अकेले नहीं रहना चाहता। मुझे भी अपने परिवार के साथ ही रहना है। मैं तो बस तुम्हारी इच्छा जानना चाहता था, लेकिन अब जब तुम खुद ही नहीं चाहते कि हम यहाँ अकेले रहे, तो फिर हम अपने परिवार के साथ ही रहेंगे। हाँ, कभी कभी इस घर में भी आ जाया करेंगे। राज की बात सुनकर नेहा खुश हो जाती है और कहती है, सच राज, तो प्रॉमिस करते हो ना? दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगते हैं। वहां मौजूद सभी लोग इन दोनों की खुशी देखकर अपनी खुशी छिपा नहीं पाते। हर किसी के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। इसके बाद नेहा ने पूरे रीति रिवाज के साथ अपने नए घर में गृह प्रवेश किया और पूजा संपन्न हुई। जहां एक तरफ सभी लोग राज के नए घर की पूजा में व्यस्त थे, वहीं दूसरी तरफ कपूर मेंशन में मुस्कान अपने कमरे में अकेली बैठी अपनी माँ कविता जी से बात कर रही थी। मुस्कान कहती है, माँ, अर्णव ने कहा है कि वो भी पुराने दिनों को याद करता है, जब हम दोनों साथ में गार्डन घूमा करते थे। उसकी बातों से साफ पता चलता है कि मेरे जाने से उसे बहुत दुख हुआ था और भी मेरी तरह तड़पा होगा। कविता जी मुस्कुराते हुए कहती है, बस यही बात तुम्हारे लिए मौका है। अब तुम्हें अर्णव को अपना बनाना है, क्योंकि जब भी मैं सौम्या का नाम अर्णव के साथ जुड़ा हुआ देखती हूँ, मेरा खून खौल उठता है। जो खुशियाँ तुम्हारे हिस्से की थी वो आज उस लड़की के पास है। अर्णव पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हक था, लेकिन आज सौम्या ने तुम्हारी सारी खुशियाँ अपनी नाम कर लिया। तुम्हारे पापा भी कभी ये बात नहीं समझेंगे। उन्हें तो हमेशा से सौम्या ही दिखाई देती है, अपने खुद की बेटी के दर्द तो जैसे वो देखना ही नहीं चाहते। मुस्कान थोड़ी चिंता से पूछती है, माँ, पापा को हम पर कोई शक तो नहीं हुआ ना? कविता जी जवाब देती है, नहीं, अभी तक उन्हें कुछ पता नहीं चला है। मैंने उन्हें घर के कामों में उलझा रखा है, लेकिन कुछ दिनों से वो बार-बार कह रहे हैं कि उन्हें सौम्या से बात करनी है। पता नहीं उन्हें उस लड़की से इतना लगाव क्यों है, हर वक्त बस सौम्या सौम्या करते रहते हैं। उस दिन भी उन्होंने तुम्हारी जगह मंडप में उसे बिठाकर तुम्हारी सारी खुशियाँ उसके नाम कर दी। मुस्कान आत्मविश्वास से कहती है, कोई बात नहीं माँ, अर्णव से शादी करने के बाद भी सौम्या उसका प्यार नहीं जीत पाई, क्योंकि अर्णव सिर्फ मेरा है। वैसे माँ, मानना पड़ेगा, आपने क्या दिमाग लगाया है, इतना बड़ा प्लान तैयार कर लिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कविता जी कहती है, अगर उस दिन तूने मेरी बात मान ली होती और घर से भागी नहीं होती, तो ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन मैं तेरी माँ हूँ, तुझे दर्द में कैसे देख सकती थी? इसीलिए थोड़ा दिमाग लगाया और रास्ता निकाल लिया। जी हाँ, ये पूरा खेल कविता जी का ही रचा हुआ था। मुस्कान को कपूर परिवार में वापस लाना और सौम्या की जगह उसे दिलाना, यही उनका मकसद था। अब कहानी पीछे जाती है, जब मुस्कान निखिल के घर से वापस लौट आई थी और एक होटल में जाकर रहने लगी थी। उस समय वो अकेली बैठी टीवी देख रही थी। तभी उसने अर्णव की शादी की खबर देखी। ये खबर देखकर वो पूरी तरह टूट गई और उसके मन में कई सवाल चलने लगे। वो समझ नहीं पा रही थी कि अब उसे क्या करना चाहिए। वो किसी के सामने भी नहीं जा सकती थी। उसने पूरा एक हफ्ता इसी तरह अकेले गुजार दिया। उसके पास जो पैसे थे वो भी धीरे धीरे खत्म होने लगे थे। आखिरकार हिम्मत करके मुस्कान ने अपनी माँ कविता जी को फोन किया। जब कविता जी ने फोन उठाया तो शुरुआत में बहुत गुस्सा हुई, लेकिन बेटी की हालत सुनकर उनका दिल पिघल गया और वो तुरंत मुस्कान से मिलने होटल पहुंच गई। वहां पहुंचते ही कविता जी ने मुस्कान को बहुत डांटा, लेकिन मुस्कान ने अपनी माँ से अपनी गलती के लिए बहुत माफी मांगी। माफी के बाद आखिरकार कविता जी का दिल पिघल ही गया। उन्होंने मुस्कान को कुछ दिनों तक छिपकर रहने के लिए कहा और खुद सही मौके का इंतजार करने लगी। इसके बाद दोनों माँ बेटी ने मिलकर एक ऐसा प्लान बनाया जिससे मुस्कान दोबारा कपूर परिवार में अपनी जगह बना सके। जिस दिन कपूर परिवार शिमला से वापस आने वाला था, उसी दिन सौम्या की बात मनीष जी से हुई थी और उन्हीं के जरिए कविता जी को पता चला कि आज सभी लोग वापस लौटने वाले हैं। कविता जी ने तुरंत मुस्कान को पूरा प्लान समझाया और उसे तैयार रहने के लिए कहा। राज और नेहा की शिकायत के दिन सिर्फ सौम्या और अर्णव
नेहा के लिए हार लेने के लिए घर से बाजार निकले थे, तभी कविता जी ने मुस्कान को फोन करके सब कुछ बता दिया था। मुस्कान ने भी बिल्कुल वैसा ही किया जैसा कविता जी ने उसे समझाया था। जब अर्णव ने अपनी कार मोड़कर उस रास्ते से निकाली तो मुस्कान जानबूझकर उसकी कार के सामने आ गई और कार से टकरा गई। सबको लगा कि ये सिर्फ एक हादसा था, एक अचानक हुआ इत्तेफाक था, लेकिन सच्चाई ये थी कि ये सब मुस्कान की सोची समझी चाल थी। उसका मकसद सिर्फ कपूर मेंशन में वापस आना और वहां कुछ दिनों तक रहने का मौका हासिल करना था। वहीं दूसरी तरफ कविता जी ने भी कपूर परिवार के शिमला से वापस आने से कुछ दिन पहले ही कई कामों का बहाना बनाकर मनीष जी को ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए तैयार कर लिया था। फिर वो उन्हें अपने साथ ऑस्ट्रेलिया लेकर चली गई और आज तक कोई ना कोई बहाना बनाकर उन्हें वहीं रोक रही थी, ताकि मुस्कान को कपूर मेंशन में रहने और अपना प्लान पूरा करने के लिए ज्यादा से ज्यादा समय मिल सके। जब मुस्कान ने बालकनी से देखा कि कपूर परिवार वापस आ चुका है, तो उसने तुरंत कविता जी को अलविदा कहा और फोन रख दिया। अब वो छोटी छोटी कोशिशें करके परेशान हो चुकी थी, क्योंकि अर्णव की तरफ से उसे वैसा कोई जवाब नहीं मिल रहा था जिसकी उसे उम्मीद थी। इसीलिए अब वो कुछ बड़ा कदम उठाना चाहती थी, लेकिन अकेले उसके लिए ये सब करना आसान नहीं था। तभी अचानक दरवाजे की तरफ से एक आवाज आई, तुम सौम्या और अर्णव को अलग करना चाहती हो ना? अगर चाहो तो मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। ये आवाज सुनकर मुस्कान तुरंत पीछे मुड़ी और सामने खड़े शख्स को देखकर हैरान रह गई। अब ये कौन था जो मुस्कान की मदद करने के लिए तैयार हो गया था? आखिर मुस्कान अब कौन सा बड़ा कदम उठाने वाली थी? अर्णव और सौम्या की जिंदगी में आया ये नया तूफान क्या उनकी खुशियां छीन लेगा? मुस्कान ने आवाज सुनकर दरवाजे की तरफ देखा। वहां तपन खड़ा था। उसे देखते ही मुस्कान के चेहरे पर घबराहट आ गई। उसे डर लगा कि कहीं तपन ने उसकी सारी बातें तो नहीं सुन ली, लेकिन जब उसने तपन की बातों पर ध्यान दिया तो वो और भी ज्यादा चौंक गई। मुस्कान ने खुद को संभालते हुए नाटक किया और बोली, क्या क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं ऐसा क्यों चाहूंगी कि वो दोनों अलग हो जाए? तुम कुछ भी मत बोलो और यहाँ से चले जाओ। भला मैं ऐसा क्यों चाहूंगी सौम्या के लिए? तपन मुस्कुराते हुए कहता है, क्यों झूठ बोल रही हो मुस्कान? तुम मुझे ज्यादा नहीं जानती, लेकिन मैं तुम्हें कॉलेज की समय से जानता हूँ। मैंने हमेशा देखा है कि तुम्हें मुस्कान कुछ खास पसंद नहीं थी। तुम दोनों बहनों के बीच क्या परेशानी थी ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन इस वक्त मैं ये बहुत अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम अर्णव को पाना चाहती हो और इसमें तुम्हारी मदद कर सकता हूँ मैं। मुस्कान हैरानी से तपन को देखती और पूछती है, लेकिन तुम्हें इससे क्या मिलेगा? तुम मेरी मदद क्यों करना चाहते हो? तुम तो सौम्या के दोस्त हो ना? तपन जवाब देता, हाँ मैं उसका दोस्त हूँ, लेकिन मैं हमेशा सिर्फ उसका दोस्त बनकर नहीं रहना चाहता। मैं उससे प्यार करता हूँ, बहुत ज्यादा। कॉलेज के समय से ही मैं उसे चाहता हूँ, लेकिन उसने कभी मेरी भावनाओं को समझा ही नहीं। आज जब मैं उसे अर्णव के साथ देखता हूँ तो मेरा खून खौल उठता है। इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, ताकि तुम दोनों को अलग कर सको। तपन की बातें सुनकर मुस्कान पूरी तरह हैरान रह जाती है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि तपन के दिल में सौम्या के लिए ऐसी भावनाएं हैं, लेकिन फिर भी उसे तपन पर पूरा भरोसा नहीं था। वो कहती है, मैं तुम पर भरोसा कैसे करूं? क्या पता तुम मुझे धोखा दे दो। तपन जवाब देता है, धोखा देना मेरी फितरत नहीं है। मैं सौम्या को पाना चाहता हूँ और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तपन ने कहा, मैं उसे किसी और के साथ कभी नहीं देख सकता, लेकिन अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं तो कोई बात नहीं, मैं ये काम खुद ही कर लूंगा। इतना कहकर तपन वहां से जाने के लिए मुड़ गया। मुस्कान कुछ पल सोच में पड़ गई, फिर अचानक उसने तपन को आवाज देकर रोक लिया। मुस्कान बोली, आज शाम को मुझे पास वाले कैफे में मिलो, वहीं बैठकर तय करेंगे कि आगे क्या करना है। हम यहाँ इस तरह बात नहीं कर सकते। तपन के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। वो मुस्कुराते हुए वहां से चला गया, लेकिन मुस्कान अभी भी इसी उलझन में थी कि क्या वो तपन पर भरोसा कर सकती है या नहीं। शाम के समय मुस्कान बाहर जाने के लिए तैयार होकर अपने कमरे से बाहर आई और नीचे जाने लगी। उसे बाहर जाता देखकर दादी जी, जो हॉल में बैठकर अखबार पढ़ रही थी, उसे रोकते हुए पूछती, अरे मुस्कान, तुम इस वक्त कहाँ जा रही हो और वो भी अकेले? तुम्हारे पैर में चोट लगी है, तुम्हारा अकेले जाना ठीक नहीं है। मुस्कान रुक जाती है और मन ही मन सोचती है, अरे यार, इन दादी जी को भी चैन नहीं है। मैं कहीं भी जाऊं इन्हें इतनी चिंता क्यों होने लगती है? लेकिन वो अपने गुस्से को छिपाते हुए दादी जी से मुस्कुराकर कहती है, अरे दादी जी, मैं बस पास वाले बगीचे तक ही जा रही हूँ, थोड़ी खुली हवा लेने। काफी दिन हो गए हैं घर से बाहर निकले हुए, तो सोचा थोड़ा टहलाऊं। दादी जी खुश होकर कहती, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन रुको, मैं साक्षी को तुम्हारे साथ भेजती हूँ, तुम उसे अपने साथ ले जाओ। दादी जी की बात सुनते ही मुस्कान परेशान हो जाती है। वो मन में सोचती है, अरे यार, ये तो पीछे ही पड़ गई। अगर साक्षी मेरे साथ गई तो मैं तपन से मिलने कैसे जाऊंगी? फिर वो खुद को संभालते हुए कहती है, अरे दादी जी, आप क्यों तकलीफ कर रही है और साक्षी को भी क्यों परेशान कर रही है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं अकेले कहाँ जा रही हूँ? मेरा ड्राइवर मेरे साथ है ना, तो मैं अकेली नहीं हूँ। दादी जी उसकी बात मान जाती है और कहती है, अच्छा ठीक है, फिर जाओ, लेकिन अपना ध्यान रखना। मुस्कान तुरंत घर से बाहर निकल जाती है। इसके बाद वो ड्राइवर से कहकर उसी कैफे पहुंचती है जहां उसने तपन से मिलने का फैसला किया था। तपन पहले से ही वहां मौजूद था और मुस्कान का इंतजार कर रहा था। दोनों आमने सामने बैठे थे और लोग कॉफी ऑर्डर करते हैं। कुछ देर बाद तपन पूछता है, तो मुस्कान, तुमने कुछ प्लान सोचा है?
मुस्कान जवाब देती है, कैसा प्लान? तपन कहता है, अर्णव और सौम्या को अलग करने का। मुस्कान आत्मविश्वास से कहती है, नहीं, मुझे किसी प्लान की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ अर्णव मुझसे ज्यादा समय तक दूर नहीं रह पाएगा और मुझे ही चुनेगा। फिर वो सौम्या को तलाक देकर मुझसे शादी कर लेगा। मुस्कान की बात सुनकर तपन जोर जोर से हंसने लगता है। वो कहता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये इतना आसान है? अगर तुम्हें सच में ऐसा लगता है तो मैंने आज तक तुमसे बड़ी बेवकूफ लड़की नहीं देखी। मुस्कान गुस्से में कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बेवकूफ कहने की? तपन तुरंत कहता है, ओके ओके, शांत हो जाओ, आराम से बात करते हैं। पहली बात तो ये कि अर्णव तुम्हें इतनी आसानी से वापस नहीं मिलेगा। मैंने उसकी आंखों में सौम्या के लिए चिंता और सम्मान देखा है। अगर ये रिश्ता ऐसे ही चलता रहा तो बहुत जल्द यही चिंता प्यार में बदल जाएगी। वो सौम्या को इतनी आसानी से तलाक नहीं देगा। मुस्कान कुछ सोचते हुए कहती है, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? मुझे भी अब लगने लगा है कि शायद अर्णव सौम्या को पसंद करने लगा है। तपन कहता है, हाँ, और हमें उसके मन में सौम्या की जो अच्छी छवि बनी है उसे खत्म करना होगा। मुस्कान हैरानी से पूछती है, मतलब? तपन समझाते हुए कहता है, मतलब ये कि अर्णव सौम्या के साथ इतना अच्छा व्यवहार इसीलिए करता है क्योंकि सौम्या खुद भी बहुत अच्छी है। अर्णव उस पर पूरा भरोसा करता है, हमें वही भरोसा तोड़ना होगा। मुस्कान समझ जाती है और कहती है, तुम कहना क्या चाहते हो कि सौम्या को अर्णव की नजरों में गिराना होगा? तपन कहता है, फिर? हाँ। और मुस्कान हैरानी से पूछती है, लेकिन तुम तो उससे प्यार करते हो ना, फिर उसके बारे में ऐसा सब कुछ कैसे कर सकते हो? तपन की आंखों में अजीब सा जुनून दिखाई देता है। वो कहता है, मैं उसे पाना चाहता हूँ और उसके लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। मुस्कान तपन की आंखों में किसी चीज को हासिल करने की बेचैनी और जुनून साफ देख लेती है। फिर मुस्कान कहती है, ठीक है, तो क्या तुमने कुछ सोचा है कि हमें आगे क्या करना है? तपन ने मुस्कान से पूछा। तो तुमने सोचा कि हम ये सब कैसे करेंगे? मुस्कान उसकी तरफ देखने लगी। तपन कहता है, मेरे पास एक आइडिया है, लेकिन उसमें तुम्हारी मदद की जरूरत होगी। उसके बाद तपन मुस्कान को अपना पूरा प्लान समझाता है। प्लान सुनते ही मुस्कान पहले तो हैरान रह जाती है, लेकिन कुछ ही पल बाद उसके चेहरे पर खुशी आ जाती है। वो कहती है, ओह माय गॉड तपन, क्या दिमाग लगाया तुमने! अगर तुम्हारा ये आइडिया काम कर गया तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि अर्णव खुद ही सौम्या को इस घर से बाहर निकाल देगा। और एक बार सौम्या उसकी जिंदगी से चली गई तो मैं आसानी से इस घर में अपनी जगह बना लूंगी। तपन उसे समझाते हुए कहता है, लेकिन हमें ये सब बहुत संभल कर करना होगा। किसी को भी हम पर शक नहीं होना चाहिए। तपन और मुस्कान अब सौम्या के खिलाफ एक बड़ी साजिश रचने वाले थे, जिसकी पूरी तैयारी उन्होंने कर ली थी। दूसरी तरफ सौम्या और अर्णव इस बात से पूरी तरह अनजान थे कि उनकी जिंदगी में कितनी बड़ी परेशानी आने वाली है। दोनों राज की शादी की तैयारियों में पूरी तरह व्यस्त थे। एक हफ्ते बाद पूरे कपूर मेंशन में हलचल मची हुई थी, क्योंकि अगले दिन से राज और नेहा की शादी की रस्में शुरू होने वाली थी। घर का हर सदस्य किसी न किसी काम में लगा हुआ था। राधा जी तो सुबह से कभी किचन तो कभी गार्डन और कभी हॉल में जाकर हर चीज खुद चेक कर रही थी। वो एक पल के लिए भी आराम नहीं कर रही थी। वही अर्णव और अविनाश जी शादी के बाकी इंतजामों को संभाल रहे थे। अगले दिन सुबह रात और नेहा की मेहंदी की रस्म थी। फिर शाम को संगीत का फंक्शन होना था। उसके अगले दिन हल्दी और फिर शादी। लगभग सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी। बस कुछ छोटे मोटे काम बाकी थे और सभी लोग इन्हीं में व्यस्त थे। मुस्कान अभी भी पूरे कपूर मेंशन में ही रह रही थी। हालांकि उसके पैर की चोट काफी हद तक ठीक हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वो हमेशा ऐसे चलती थी जैसे उसे अभी भी बहुत दर्द है। ऐसा लगता था जैसे वो जानबूझकर अपनी चोट को दिखावा कर रही हो। राधा जी लगातार घर के हर कोने में जाकर तैयारियों का जायजा ले रही थी। राज काफी देर से उन्हें देख रहा था। आखिरकार वो उनके पास गया और प्यार से उनका हाथ पकड़कर उन्हें सोफे पर बिठा दिया। राधा जी हैरानी से बोली, अरे राज, क्या हुआ तुझे? क्या चाहिए अब तुझे? देख नहीं रहा कितना काम पड़ा है? मुझे छोड़, मैं अभी बैठ नहीं सकती। राज मुस्कुराते हुए कहता, ओहो बड़ी माँ, आप यहाँ आराम से बैठिए और 2 मिनट चैन की सांस लीजिए। सुबह से देख रहा हूँ आप कब से कभी इधर तो कभी उधर भाग रहे हैं। ऐसे में आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। फिर मेरी शादी में आप खराब तबीयत के साथ घूमती रहेंगी, अच्छा लगेगा क्या? आपने बहुत काम कर लिया, अब थोड़ा आराम भी कर लीजिए। राधा जी तुरंत कहती, अरे ये क्या बोल रहा है तू? कल तेरा संगीत है और मेहंदी की रस्म भी, और तू चाहता है कि मैं यहाँ बैठकर आराम करूँ? बिल्कुल नहीं, अभी बहुत काम बाकी है। मुझे सब कुछ देखना है, चल हट मेरे सामने से। राज हंसते कहता है, बड़ी माँ, ये सारे काम देखने के लिए बाकी लोग हैं ना, वो लोग सब अच्छे से कर रहे हैं, आप इतनी चिंता मत कीजिए। राधा जी कहते हैं, मुझे पता है कि सब अच्छा ही करेंगे, लेकिन फिर भी मैं कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती। फिर वो राज से पूछती है, और तू यहाँ क्या कर रहा है? तूने अपना कुर्ता निकाला? राज हैरान होकर पूछता है, कौन सा कुर्ता? राधा जी कहते हैं, अरे वही जो तू कल मेहंदी के लिए पहनने वाला है। तेरा हरा कुर्ता कहाँ है? मैंने तुझे कहा था ना कि उसे संभाल कर रखना। राज सोचते, अच्छा अच्छा, वो पता नहीं कहाँ रखा होगा। तभी पीछे से अर्णव आता है और अपने हाथ में एक बैग लाकर राधा जी को देता है। वो कहता है, ये रहा इसका हरा कुर्ता, मैंने संभाल कर रखा था। राज हैरानी से कहता है, लेकिन मेहंदी तो लड़कियों के लिए होती है ना, फिर मुझे ये रस्म करने की क्या जरूरत है? तभी सौम्या मुस्कुराते हुए कहती है, राज, मेहंदी एक शगुन की रस्म होती है
और ये सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं होती, दूल्हा और दुल्हन दोनों के लिए ये खास होती है और लगाई जाती है क्योंकि एक शुभ रस्म मानी जाती है। इसीलिए कल दुल्हन भी नेहा के साथ थोड़ी सी मेहंदी लिखवाई जाएगी। राधा जी मुस्कुराते हुए कहती है, अरे सौम्या तू भी किसे समझा रही है? फिर वो अर्णव की तरफ देख कर कहती है, अच्छा किया जो तूने इसे संभाल कर रखा, वरना इसके भरोसे तो पता नहीं इस कुर्ते का क्या हाल हो जाता। वैसे अर्णव मुझे नहीं पता था कि तू इन सब कामों में इतना समझदार है। मुझे तो लगा था कि तुझे सिर्फ बिजनेस करना ही आता है। राधा जी की बात सुनकर अर्णव मुंह बना लेता है और कहता है, माँ आप मेरी तारीफ कर रही हो या मेरी बेइज्जती? राधा जी हंसते हुए जवाब देती है, बेइज्जती कर रही हो और क्या, लेकिन बात तो बिल्कुल सच कही है मैंने। तभी पीछे से साक्षी आती है और अर्णव को छेड़ते हुए कहते हैं, सच में भाई आप कब से इन सब कामों में इतने माहिर हो गए? उसकी बात सुनकर राजवी मुस्कुराते हुए कहता, अरे ये सब भाभी का कमाल है। उन्हीं की वजह से हमारा अर्णव सुधर गया है। देखो तो सही, इतने दिनों से सारे काम कितने अच्छे से कर रहा है, और भी बिना किसी गलती के। राज की बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। सौम्या भी वहीं खड़ी थी और वो भी मुस्कुराने लगती है, लेकिन अर्णव को सबका मजाक बनाना बिल्कुल पसंद नहीं आता। अर्णव नाराज होकर कहता है, ठीक है, आप सब ऐसे ही मेरा मजाक उड़ाते रहो, मुझे किसी से बात ही नहीं करनी और ना ही मुझे कोई काम करना है। ये लो अब खुद ही सब संभालो, मैं जा रहा हूँ ऑफिस। राज तुरंत बोलता है, अच्छा अपने भाई की शादी में सिर्फ 2 दिन बचे हैं और अब तुझे ऑफिस जाना है? आज तो तूने साबित कर दिया कि तेरे लिए तेरा ऑफिस तेरे भाई से ज्यादा जरूरी है। अर्णव कहता है, क्या तो मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है? राज मुस्कुराकर कहता है, हाँ ऐसा भी कह सकते हो। अर्णव गुस्से में कहता है, रुक, तुझे तो मैं अभी सबक सिखाता हूँ। अर्णव की बात सुनते ही राज वहां से भागने लगता है और अर्णव भी उसके पीछे पीछे दौड़ पड़ता है। दोनों भाइयों की ये मस्ती देखकर वहां मौजूद सभी लोग हंसने लगते हैं। इसके बाद राधा जी सौम्या से कहते हैं, अच्छा सौम्या, तुमने मिठाई देख ली, सारे इंतजाम हो गए हैं ना? कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। सौम्या मुस्कुराकर जवाब देती है, हाँ माँ, बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, सारी तैयारी अब बहुत अच्छे से हो चुकी है। अब तो बस कल की दिन का इंतजार है। राधा जी मुस्कुराने लगती है। फिर जब आसपास कोई नहीं होता तो वो कुछ सोचते हुए सौम्या से पूछती है, वैसे सौम्या तुम्हारी मनीष भाई से या भाभी जी से कोई बात हुई? वो लोग कब वापस आ रहे हैं? सौम्या थोड़ी उदास होकर कहती है, पता नहीं माँ, चाचा जी से मेरी बात ही नहीं हो पा रही है। मैं भी उन्हें बहुत याद कर रही हूँ, कितने दिन हो गए उनसे बात किए हुए। लेकिन चाची जी हमेशा यही कहती है कि वो बहुत बिजी है, इसीलिए मेरी बात नहीं हो पाती। राधा जी चिंता में कहती है, ऐसा भी क्या काम है उन्हें वहाँ? यहाँ उनकी बेटी खतरे में है और वो वहाँ आराम से रह रहे हैं, अब तो उन्हें वापस आ जाना चाहिए। सौम्या हैरानी से पूछती है, कैसा खतरा माँ? राधा जी कहती है, वही मुस्कान ने जो बताया था ना निखिल के बारे में। अगर उस लड़के को पता चल गया कि मुस्कान यहाँ है और उसने हमारे परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो हम क्या करेंगे? एक तो पता नहीं क्यों, लेकिन वो लड़की पुलिस में शिकायत करने के लिए भी तैयार नहीं हो रही है। अगर पुलिस कंप्लेंट कर देते तो अब तक उसकी तलाश शुरू हो जाती और ये मामला भी सुलझ गया होता। ऊपर से अब शादी का माहौल है, घर में बहुत सारे लोग आएंगे। ऐसे में ऊपर वाले ना करे अगर कुछ गलत हो गया तो। सौम्या प्यार से राधा जी को समझाती है, अरे माँ अब बिल्कुल चिंता मत कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ऊपर वाले पर भरोसा रखिए, वो कभी कुछ गलत नहीं होने देंगे। आप बस शादी की खुशियां मनाइए और बाकी सारी चिंताएं छोड़ दीजिए। राज के लिए बहुत बड़ा दिन है, आप जानती है ना, अगर वो आपको ऐसे परेशान देखेगा तो वो भी दुखी हो जाएगा। राधा जी भावुक होकर कहती है, हाँ बेटा तुम सही कह रही हो, मुझे इस वक्त सिर्फ शादी पर ध्यान देना चाहिए। सौम्या मुस्कुरा कर कहती है, हाँ माँ, लेकिन पहले आप अपनी दवाई खा लीजिए और थोड़ी देर बैठकर आराम कीजिए, सारा काम मैं देख लूंगी। इतना कहकर सौम्या उनके लिए पानी का गिलास लेकर आती है और उन्हें दवाई देती है। वो राधा जी का ध्यान रखते हुए उन्हें आराम करने के लिए कहती है। दवाइयाँ देने के बाद सौम्या खुद के घर के बाकी कामों में जुट जाती है। वो किचन में काम कर रही होती है, तभी साक्षी उसके पास आती है और कहती है, भाभी डाइनिंग टेबल पर आपका फोन रखा है ना, वो काफी देर से बज रहा है, शायद कोई जरूरी कॉल हो, आप जाकर देख लीजिए, तब तक मैं यहाँ का काम संभाल लेती हूँ। सौम्या सोचती हूँ, कहती है, कहीं चाचा जी का फोन तो नहीं होगा, मैं अभी देखती हूँ। साक्षी कहती है, मुझे नहीं लगता भाभी, क्योंकि नंबर अनजान था। सौम्या डाइनिंग टेबल के पास जाती है और अपना फोन उठाकर देखती है। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर से कई कॉल आती हुई दिखाई देती है। वो समझ नहीं पाती कि आखिर इतनी बार फोन कौन कर रहा है। तभी उसका फोन दोबारा बजने लगता है। सौम्या जैसे ही कॉल उठाती है, सामने से एक आवाज आती है, कैसी हो जाने मन, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली गई थी? पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया। उस आवाज को सुनते ही सौम्या के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वो उस आवाज को अच्छी तरह पहचानती थी। उसके चेहरे पर डर साफ नजर आने लगता है और कुछ पल के लिए उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकल पाते। तभी वो आदमी फिर से बोलता है, कहाँ खो गई? इतने समय बाद मेरी आवाज सुनकर खुश नहीं हुई क्या? सौम्या घबराई हुई आवाज में कहती है, तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता चला? और तुम मुझे फोन क्यों कर रहे हो? मेरा पीछा छोड़ दो, मुझसे दूर रहो। वो आदमी हंसते हुए कहता है, अरे अरे, इतना गुस्सा अभी भी बाकी है तुम्हें? मुझे तो लगा था मेरी आवाज सुनकर तुम खुश हो जाओगी, लेकिन तुमने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया।
सौम्या गुस्से में कहती है, मुझे फोन करना बंद कर दो। वो आदमी सख्त आवाज में कहता है, खबरदार जो तुमने फोन काटा। अगर तुम्हें अपने परिवार, अपने प्यारे पति और अपने देवर की खूबसूरत मंगेतर की जान प्यारी है ना, तो शौक से फोन रख दो। ये सुनते ही सौम्या के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो तुरंत कमरे में जाती है और गुस्से से कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने मुंह से उनके बारे में बात करने की? तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। वो आदमी जवाब देता है, कर सकता हूँ जाने मन, बिल्कुल कर सकता हूँ। सोचो क्या होगा अगर तुम्हारा पति अर्नव, जो अभी अपनी गाड़ी से मीटिंग के लिए जा रहा है, रास्ते में किसी भारी ट्रक की वजह से हुए हादसे का शिकार हो जाए तो? ये सुनकर सौम्या चीख पड़ती है, नहीं चुप करो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की? वो आदमी कहता है, अरे अरे पहले पूरी बात तो सुनो, सोचो क्या होगा अगर तुम्हारी देवर की मंगेतर नेहा, जो तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त भी है और अभी अपनी माँ के साथ मॉल गई हुई, उसे रास्ते से कोई उठा ले? सौम्या की आंखों में डर उतर आता है। वो कांपती हुई आवाज में कहती है, नहीं, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, प्लीज मेरे परिवार को इसमें मत घसीटो। तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? वो आदमी कहता है, तुम अच्छी तरह जानती हो कि मुझे तुमसे क्या चाहिए, लेकिन अभी के लिए तुम मुझसे मिलने आओ, बिल्कुल अकेले। सौम्या तुरंत कहती, क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन वो आगे कुछ बोल पाती उससे पहले ही फोन कट जाता है। सौम्या बहुत घबरा जाती है और तुरंत अर्णव को फोन लगाती है। अर्णव फोन उठाते हुए कहता है, हाँ बोलो सौम्या। सौम्या घबराई हुई आवाज में पूछती है, आप कहाँ हो और आप ठीक तो हो ना? अर्णव हैरान होकर कहता है, अरे अरे क्या हुआ तुम्हें? शांत हो जाओ, मैं तो मीटिंग के लिए आया हूँ, कोई काम था क्या? सौम्या जल्दी से पूछती है, आप सुरक्षित हो ना? अर्णव कहता है, हाँ सौम्या, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या होगा? लेकिन तुम इतनी घबराई हुई क्यों? सौम्या अपनी घबराहट छिपाते हुए कहती है, नहीं बस ऐसे ही आपकी फिक्र हो रही थी। अर्णव कहता है, मुझे कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। लेकिन सच सच बताओ क्या हुआ है? सौम्या कहती है, कुछ नहीं, बस कल शादी के फंक्शन है और आप आज भी काम पर चले गए, इसीलिए थोड़ी चिंता हो रही थी। अर्णव प्यार से कहता है, फिक्र मत करो, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। इतना कहकर अर्णव फोन रख देता है। सौम्या खुद को शांत करने के लिए म्यूजिक सुनने लगती है। बहुत सारी भाग दौड़ और तैयारियों के बाद आखिरकार आज राज और नेहा की मेहंदी का दिन आ जाता है। पूरा घर खुशियों से भरा हुआ था, सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी और सभी लोग अपने अपने कमरों में मेहंदी के खास मौकों के लिए तैयार होने लगते हैं। सारे मर्द कब से तैयार होकर इधर उधर घूमते हुए सारे काम संभाल रहे थे, लेकिन घर की सारी महिलाएं अभी भी तैयार होने में व्यस्त थी। दोनों परिवारों ने मिलकर फैसला किया था कि सारी रस्में एक ही जगह पर होंगी। नेहा भी अपने परिवार के साथ मेहंदी की रस्म के लिए यहीं आने वाली थी। वहीं सौम्या अपने कमरे में बैठकर तैयार हो रही थी और अर्णव उसे बार बार फोन किए जा रहा था। जब काफी देर तक सौम्या ने उसका फोन नहीं उठाया तो अर्णव खुद ही कमरे में आ गया। अंदर आते ही उसने बेड पर रखा सौम्या का फोन उठाया और उसे दिखाते बोला, इसे नाले में क्यों नहीं फेंक देती तुम? सौम्या हैरानी से बोली, क्यों? क्यों फेंक दूं इसे? अर्णव ने मुस्कुराते हुए कहा, जब कॉल उठाना ही नहीं होता तो फोन अपने पास रखती ही क्यों हो? तभी सौम्या का फोन दोबारा बजने लगा, लेकिन इस बार कॉल अर्णव की नहीं थी। अर्णव फोन की तरफ देखते बोला, देखो बेचारा, अब तो फोन भी बोल रहा है कि प्लीज सौम्या जी एक बार तो मुझे देख लीजिए, मैं बहुत कीमती हूँ, प्लीज। सौम्या उसे घूरने लगती है, फिर उसकी नजर फोन की स्क्रीन पर जाती है। स्क्रीन पर वही अनजान नंबर था। अर्णव जैसे ही फोन के लिए हाथ बढ़ाता है, सौम्या तुरंत उससे फोन छीन लेती है। अर्णव ये देखकर हैरान हो जाता है और पूछता है, क्या हुआ तुम्हें? सौम्या फोन वापस बेड पर फेंक देती है और गुस्से में कहती है, आपको क्या हुआ है? नीचे इतना बड़ा फंक्शन हो रहा है और आप यहाँ आकर मुझे डांटने में लगे हुए हैं। अरे एक दिन तो चैन की सांस लेने दीजिए। लेकिन नहीं, बिना डांटे तो जैसे आपका दिन ही शुरू नहीं होता। अब सब नीचे आपका इंतजार कर रहे होंगे और आप यहाँ फोन को लेकर बैठे हैं। छोड़िए ये सब और चलिए जल्दी से नीचे। सौम्या की इतनी बातें सुनकर अर्णव उसे कसकर पकड़ लेता है और अपने करीब खींच लेता है। फिर प्यार से उसके मुंह पर हाथ रखकर कहता है, चुप, बिल्कुल चुप। कितना बोलती हो तुम? थकान नहीं होती क्या? बस कोई भी टॉपिक दे दो और तुम्हारा रेडियो मिर्ची शुरू हो जाता है। सौम्या हैरानी से कहती है, आपने मुझे मिर्ची कहा? अर्णव मुस्कुराकर कहता है, हाँ, वो भी तीखी वाली। सौम्या नाराजगी दिखाते हुए कहती है, आप भी ना, एक तो खुद 2 घंटे से आईने के सामने बैठकर तैयार होने में लगे हुए थे और आप मुझे बोल रहे हैं कि नीचे जाना है, देर हो रही है। इतने समय से कमरे में क्या कर रही थी? क्या मेहंदी खत्म होने के बाद नीचे आने का इरादा था? सौम्या मुस्कुराते हुए कहते हैं, जी नहीं, मैं बिल्कुल तैयार हूँ, चलिए नीचे। अर्णव एक नजर ऊपर से नीचे तक सौम्या को देखता है। आज सौम्या ने मेहंदी रंग की खूबसूरत ड्रेस पहनी हुई थी, उसके साथ हरे रंग का नेट वाला दुपट्टा लिया हुआ था। उसके बाल खुले हुए थे और हल्का सा मेकअप उसके चेहरे की खूबसूरती को और बढ़ा रहा था। अर्णव उसे देखते हुए कहता, वैसे तुम्हें देखकर लगता है कि तुम्हारे 2 घंटे बर्बाद नहीं गए। सौम्या हैरानी से पूछती है, क्या मतलब? अर्णव प्यार से कहता है, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। उसकी बात सुनकर सौम्या शर्मा जाती है और अपनी नजरें झुका लेती है। अर्णव हल्के हाथों से उसका चेहरा ऊपर उठाता है और पूछता है, क्या तुम मुझे नहीं बताओगी कि मैं कैसा लग रहा हूँ? सौम्या एक नजर अर्णव की तरफ देखती है। आज मेहंदी के खास मौके के लिए अर्णव ने हरे रंग का कुर्ता पहना हुआ था और हमेशा की तरह वो आज भी बेहद हैंडसम लग रहा था। सौम्या फिर अपनी नजरें झुका लेती है और धीमी आवाज में कहती है, आप भी बहुत अच्छे लग रहे हो। अर्णव अभी भी उसे अपनी बाहों में थामे हुए था
और उसकी झुकी हुई पलकों को देख रहा था और मुस्कुराकर पूछता है, क्या तुम मुझसे कुछ और भी कहना चाहती हो? सौम्या चौंक कर उसकी तरफ देखती है और फिर तुरंत नाम में सिर हिला देती है, लेकिन फिर उसकी आंखें अर्णव की आंखों से मिलती है और वो कुछ कहने की कोशिश करती है। वो कहती है, दरअसल मुझे आपसे एक तभी अचानक आवाज आती है, अरे भाई भाभी, आप दोनों क्या कर रहे हो? कब से नीचे पापा आप दोनों को ढूंढ रहे हैं। उन्हें आपसे जरूरी बात करनी है, जल्दी चलिए। साक्षी अचानक अंदर आ जाती है, जिसे देखकर सौम्या और अर्णव तुरंत एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। लेकिन इससे पहले साक्षी दोनों को देख चुकी होती है। वो तुरंत पलट जाती है और बोलती है, ओहो भाई, क्या कर रहे हो आप? दरवाजा बंद कर लिया करो। आपको पता नहीं है क्या, इस घर में मेरे जैसी मासूम बच्ची भी रहती है। अर्णव उसे घूरते हुए कहता, अच्छा बेटा, तू और मासूम, तुझसे ज्यादा मासूम तो मेरी बीवी है। तेरी हरकतें देखकर तो तू कहीं से मासूम भी नहीं लगती। और हाँ, अगली बार दरवाजा बंद कर लिया करो बच्चे। ये सुनकर साक्षी हंसने लगती है और फिर अचानक गंभीर होकर कहती है, और अरे आप हंसने लगे, जल्दी नीचे चलिए ना, पापा आप सबको बुला रहे हैं। भाभी के साथ रोमांस बाद में कर लेना। अर्णव कुछ बोलने ही वाला होता है, उससे पहले ही साक्षी वहां से भाग जाती है। उसे देखकर सौम्या की भी हंसी छूट जाती है। अर्णव उसे देखकर कहता है, हाँ हाँ, अब तुम भी हंस लो, हमारा ही मजाक बनाकर गई है वो। सौम्या मुस्कुराते हुए कहते हैं, ठीक है ना, कोई बात नहीं, अभी छोटी है वो, अगर वो मस्ती नहीं करेगी तो और कौन करेगा? अर्णव शरारती अंदाज में कहता है, अच्छा, तो क्यों ना फिर उसकी मस्ती को सच बना दिया जाए, क्या कहती हो? इतना कहकर अर्णव फिर से सौम्या के करीब जाने लगता है। उसकी शरारती नजरों को देखकर सौम्या धीरे धीरे 2 कदम पीछे हटने लगती है। सौम्या घबराकर पूछती है, आप कहना क्या चाहते हो? अर्णव मुस्कुरा के कहता है, वही जो तुम समझ रही हो। सौम्या तुरंत कहती है, क्या नहीं, मैं जा रही हूँ। और अर्णव को चकमा देकर तुरंत कमरे से बाहर भाग जाती है। उसके जाते ही अर्णव जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, ओह माय गॉड, कितनी मासूम है ये। प्लीज इस लड़की को हमेशा ऐसे ही खुश रखना और हमेशा मेरे पास रखना। इसके बाद अर्णव जरूरी सामान लेकर नीचे चला जाता है, जहाँ अविनाश जी ने सभी को बुलाया था। वहाँ सभी लोग एक घेरा बनाकर खड़े थे और अविनाश जी की बात सुनने का इंतजार कर रहे थे। अर्णव पूछता है, क्या हुआ पापा, आपने हम सबको इस वक्त ऐसे क्यों बुलाया है? अविनाश जी गंभीर होकर कहते हैं, एक बात है अर्णव, जिसे इस वक्त करना बहुत जरूरी है। तभी मुस्कान भी वहाँ आ जाती है और एक कोने में खड़े होकर उनकी बातें सुनने लगती है। अविनाश जी उसे देख लेते हैं, लेकिन वो चाहते थे कि मुस्कान ये बात जरूर सुने। जब सभी लोग वहां इकट्ठा हो जाते हैं तो अविनाश जी बोलना शुरू करते हैं, देखो बात यह है कि अर्णव और सौम्या की शादी किन हालातों में हुई, ये हम सब जानते हैं। और अभी तक हमने सौम्या यानी हमारे घर की बहू का चेहरा मीडिया के सामने नहीं दिखाया है। बाहर की दुनिया अभी भी इस बात से अनजान है कि इतनी बड़े बिजनेसमैन अर्णव कपूर की पत्नी आखिर कौन है। लेकिन हम ज्यादा दिनों तक ये बात छिपा कर नहीं रख सकते। अब राज की भी शादी है तो सबको पता चलना ही है कि अर्णव की पत्नी कौन है। फंक्शन में लोग बार बार हमसे पूछते हैं कि अर्णव की पत्नी कौन है, और जो लोग जानते हैं कि अर्णव की शादी मनीष जी की बेटी मुस्कान के साथ तय हुई थी, उन्हें आज भी लगता है कि मुस्कान ही अर्णव की पत्नी है। इसीलिए मेरा कहना है कि हमें जल्द से जल्द पूरी दुनिया को सौम्या के बारे में बताना होगा। मेरा ख्याल है कि राज और नेहा के रिसेप्शन के साथ साथ हम अर्णव और सौम्या का रिसेप्शन भी रख देते हैं, अगर राज और नेहा को कोई परेशानी ना हो तो। राज तुरंत कहता है, अरे बड़े पापा, कैसी बातें कर रहे हैं आप, मुझे क्या परेशानी होगी? और मुझे पूरा यकीन है कि नेहा को भी कोई दिक्कत नहीं होगी, बल्कि हमें तो खुशी होगी कि भाभी और अर्नब भैया का रिसेप्शन भी हमारे साथ ही हो रहा है। राधा जी भी मुस्कुराती हुई कहती है, हाँ आपने बहुत अच्छा सोचा है, हमें और इंतजार नहीं करना चाहिए। ये सुनकर सौम्या कुछ नहीं बोल पाती, लेकिन अर्णव को इस बात से कोई परेशानी नहीं थी। रिसेप्शन की बात पर अर्णव को कोई परेशानी नहीं थी, फिर भी वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। ये देखकर अविनाश से उससे पूछते हैं, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है ना अर्णव? अगर कोई बात है तो तुम अभी बता सकते हो, एक बार सब कुछ तय हो गया तो फिर कुछ बदला नहीं जाएगा। अर्णव पहले अविनाश जी की तरफ देखता है और फिर उसकी नजर सौम्या पर जाती है। सौम्या भी उसे ही देख रही थी। अगले ही पल अर्णव की नजर कमरे के कोने में खड़ी मुस्कान पर पड़ती है। उसके चेहरे को देख के साफ पता चल रहा था कि वो इस फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, लेकिन अर्णव उसे नजरअंदाज कर देता है और अविनाश जी की तरफ देखते हुए कहता है, आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा कर सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। अर्णव की बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग खुश हो जाते हैं, क्योंकि सभी को लग रहा था कि शायद वह इस बात के लिए मना कर देगा और आसानी से तैयार नहीं होगा। लेकिन अर्णव ने बिना किसी परेशानी के हामी भर दी। वही मुस्कान के लिए बहुत बड़ा झटका था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि अर्णव इतनी आसानी से मान गया। मुस्कान बनी बन सोचती है, ये क्या हो रहा है यहाँ, अर्णव इस सब के लिए इतनी आसानी से कैसे मान गया? मुझे तो लगा था कि वो साफ मना कर देगा, लेकिन उसने तो कुछ कहा ही नहीं। ऐसे कैसे हो सकता है? कहीं सच में अर्णव मुझे भूल तो नहीं गया, या फिर सच में उसे सौम्य से प्यार हो गया है? अगर ऐसा हुआ तो नहीं नहीं, मुझे जल्द से जल्द कुछ करना होगा, वरना मैं अर्णव को हमेशा के लिए खो दूंगी।
ये सोचते हुए मुस्कान गुस्से में वहां से चली जाती है। अर्णव और सौम्या दोनों ही उसे गुस्से में जाते हुए देख लेते हैं। अर्णव समझ नहीं पाता कि इस पर कैसे प्रतिक्रिया दे। वही दूसरी तरफ सौम्या को मुस्कान के लिए बुरा महसूस होता है। आखिरकार रिसेप्शन की बात तय होने के बाद सभी लोग वहां से चले जाते हैं और अपने अपने काम में लग जाते हैं। मेहमानों का आना भी शुरू हो चुका था, इसीलिए अविनाश जी और राधा जी उनका स्वागत करने चले जाते हैं। आज मेहंदी के खास मौके के लिए राज ने भी हरे रंग का ट्रेडिशनल ड्रेस पहना हुआ था, लेकिन उसकी नजरें लगातार नेहा का इंतजार कर रही थी। उसने नेहा को कई मैसेज किए और उससे एक तस्वीर भेजने के लिए कहा, लेकिन नेहा ने साफ मना कर दिया कि वो उसे कोई फ़ोटो नहीं भेजेगी, उसे इंतज़ार करना होगा। पहले तो राज थोड़ा नाराज़ हुआ, लेकिन फिर उसकी उत्सुकता और भी बढ़ गई। आज मेहंदी की रस्म के लिए पूरे घर को बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। मेहंदी का कार्यक्रम गार्डन में रखा गया था, जहाँ शानदार सजावट की गई थी। कुछ समय बाद आखिरकार नेहा भी अपने परिवार के साथ वहां पहुंच जाती है। राज उसे देखते ही खुशी से उसका स्वागत करने के लिए आगे बढ़ता है। उसकी नज़र सबसे पहले नेहा पर ही पड़ती है। नेहा ने आज डार्क ग्रीन कलर का बेहद खूबसूरत भारी लहंगा पहना हुआ था, जिस पर शानदार डिजाइन बनी हुई थी। उसके गले में हैवी नेकलेस और कानों में खूबसूरत झुमके थे। उसकी प्यारी सी मुस्कान उसकी खूबसूरती को और भी बढ़ा रही थी। सभी ने नेहा और उसके परिवार का बहुत अच्छे से स्वागत किया और फिर मेहंदी की रस्म शुरू हो गई। सबसे पहले नेहा को मेहंदी लगनी शुरू हुई और राज दूर खड़े होकर उसे देखता रहा, क्योंकि उसे नेहा के पास जाकर बात करने का मौका ही नहीं मिल पा रहा था। जब भी वो उसके पास जाने की कोशिश करता, कोई ना कोई बीच में आ जाता और वो रुक जाता। नेहा आज की खास मेहमान थी और पूरे फंक्शन की रौनक बनी हुई थी, इसलिए हर कोई उसके आसपास ही था। इसी वजह से राज चाहकर भी उसके पास जाकर उससे बात नहीं कर पा रहा था। वहीं दूसरी तरफ नेहा आराम से बैठी हुई सबके साथ बातें कर रही थी और खुशी खुशी मेहंदी लगवा रही थी। थोड़ी देर बाद सौम्या और साक्षी भी मेहंदी लगवाने के लिए बैठ जाती है। मुस्कान भी फंक्शन में आई थी, क्योंकि उसे भी आने के लिए कहा गया था। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि ये स्टोरी सीरीज आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दिखाइएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और स्टोरी में कोई कमी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। ऐसी ही नई और दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए सबसे पहले स्टोरी हब को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए ट्विस्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।